Hello, dear guys, and once again I welcome you to Counsel Friend. Your counsel, your friend. तो हम हर बार कुछ ना कुछ अलग करियर्स की बात करते हैं, हम कुछ अलग इंपॉर्टेंट विषय में बात करते हैं। इसी सेगमेंट में आज मैं जिस करियर ऑप्शन की आपसे चर्चा करने वाला हूं, उस करियर ऑप्शन का नाम है अंपायरिंग, द करियर इन अंपायरिंग। स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन मेरे को आता है, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, मगर वो कोई स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं है, कोई खास स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है। तो उनके लिए अंपायरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप भी अंपायरिंग में करियर बना सकते हैं। जब से क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा चलन आया है, आईपीएल आ चुका है, बहुत सारे और प्रीमियर लीग्स हमारे साथ में आ चुके हैं, और इसके साथ ही साथ इंडिया के अलावा बाहर के भी बहुत सारे प्रीमियर लीग्स आ चुके हैं। डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी क्रिकेट खेली जा रही है। ऐसे में अंपायरिंग एक बहुत ही अच्छा और एक स्टेबल करियर ऑप्शन आप जो है उसको बना सकते हैं, और उसमें आप अपनी बहुत अच्छी लाइफ सेट कर सकते हैं। अंपायरिंग का जो करियर है केवल क्रिकेट में ही नहीं, बहुत सारे और स्पोर्ट्स में भी होता है। फील्ड हॉकी के अंदर अंपायरिंग जो है एक इंपॉर्टेंट करियर है। इसके अलावा बेसबॉल, उसके अंदर जो अंपायरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है। इसके अलावा फुटबॉल, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, उसके अंदर अंपायरिंग का बहुत ज्यादा रोल रहता है। और टेनिस के अंदर भी अंपायर होता है, लॉन टेनिस के अंदर भी अंपायर होता है। जो बंदा आपने देखा होगा, एक लंबी सी ऊंची सी कुर्सी के ऊपर बैठता है, सीटी हाथ में होती है, वो बताता है कि फॉल हुआ है कि नहीं हुआ, वो एक अंपायर होता है। एक रेफरी भी होता है, मगर वो ऑफ फील्ड रहता है, वो मैच के जो है मैच को कैमरे में देख रहा होता है, मगर अंपायर जो होता है लाइव मैच को उसी समय देख रहा होता है और फैसले देता है। अंपायरिंग का रोल बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको करियर में कैसे, इसके अंदर करियर कैसे बनाया जाए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और भी दूसरे एस्पिरेंट्स तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमें करना क्या है। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले एक बिगिनर्स गाइड के अंपायरिंग में करियर कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन में अपने वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करवाइए। वहां जाके आप इंटीमेशन दीजिए कि मैं इस स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता हूं मैं अंपायरिंग में करियर बनाना चाहता हूं। और वो आपको, यदि आप उसमें एनलिस्ट हो जाते हैं तो आपको स्टेट लेवल के मैचेस जो है उनको देखने के लिए, उनके अंदर आप सीखने के लिए आपको एलिजिबल कर देते हैं कि आप वहां जाएं, बैठें, सीखें। इसके बाद आपको बीसीसीआई का यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम आपको देना पड़ता है, और ग्रेजुअली धीरे 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 फिर आप एम्पैनल्ड यानी उनके एक परमानेंट अंपायर के रूप में स्टैब्लिश हो सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे, कैसे आप इसमें करियर बनाएंगे, तो इस वीडियो को आगे जरूर देखें। तो अंपायरिंग में यदि क्रिकेट में आपको करियर बनाना है तो आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। यहां पे जो जिन बातों की मैं चर्चा करने वाला हूं उसमें इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि मैं इंडिया के अंदर अंपायरिंग की क्या मूलभूत जरूरतें हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया के बाहर विदेशों में उनके अपने अलग सिस्टम है जिसमें अंपायर्स को फाइनलाइज करते हैं, तो उसकी चर्चा आज हम नहीं करने वाले हैं, अदरवाइज ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाने वाला था। तो इंडिया के अंदर अंपायरिंग की शुरुआत यदि आप एज ए करियर करना चाहते हैं तो क्या होगा स्टेप नंबर 1, आइए इसको समझें। आपको क्वालिफिकेशन स्किल्स क्या चाहिए इसको देखें। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो एजुकेशन में कोई आपको बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी फील्ड में नहीं चाहिए। केवल एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा रखें। आपको बातचीत बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए, हिंदी में, अंग्रेजी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको बातचीत करनी आनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको देशी ही नहीं विदेशी खिलाड़ियों के साथ भी आपको इंटरैक्ट करना होता है, तो इसलिए आपकी भाषा बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। दूसरा, आपको जो थ्योरी एग्जाम्स क्लियर करने होंगे उसके लिए आपकी जो क्रिकेट के जो रूल्स हैं उसके ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं द 42 लॉज ऑफ क्रिकेट। तो 42 लॉज ऑफ क्रिकेट आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद लीजिए, और इंटरनेट की मदद से आप उन रूल्स को पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ में
उसके अंदर ये जो आप बहुत सारे क्रिकेट मैच देखते हैं तो कैसे अंपायर्स अलग अलग सिग्नल्स को देते हैं, उसको भी आप नोटिस करते रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको थ्योरी एग्जाम जो पास करना होगा वो अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशंस के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। हमारे देश में करीब 37 क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, तो आज मैं आपको उन सबकी लिस्ट भी देने वाला हूं और उनकी वेबसाइट्स में आपको वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उस लिस्ट के मुताबिक आप अपने क्रिकेट एसोसिएशन, आप अपने स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क कीजिए और वहां पे आप लिखित में आवेदन दे सकते हैं। वहां पे आप अप्लाई करके आप अपने आप को क्रिकेट एज ए अंपायर वहां पे रजिस्ट्रेशन की आप वहां पे अर्जी दे सकते हैं। तो पहले आपका एक थ्योरी का एग्जाम होगा, थ्योरी का एग्जाम होने के बाद आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको वो अलग अलग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं वो अपने पैनलिस्ट में जगह बनाने का आपको मौका देते हैं। क्वालिफिकेशन और स्किल्स क्या चाहिए होती हैं? क्वालिफिकेशन और स्किल्स आपको क्या चाहिए होती है अंपायर बनने के लिए? तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तो है कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए। योर कम्युनिकेशन शुड बी एक्सीलेंट लाइक द आई एम स्पीकिंग टू यू। नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशंस बहुत बढ़िया होने चाहिए आपके। इसके साथ साथ में आपकी बहुत बढ़िया फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। क्रिकेट खिलाड़ी तो फिर भी थोड़ा आराम कर लेगा, उसकी बैटिंग नहीं आई है तो वो बैठा है, आराम कर रहा है, वो तो बैठ के अपने नाखून चबा रहा है। मगर अंपायर, उसको तो फील्ड में पूरे टाइम होना ही चाहिए। उसको तो वहां पे हर एक बॉल पे आंखें गड़ाए देखते रहना चाहिए। तो इसीलिए उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू बी फिजिकली फिट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है। इसके साथ ही साथ आपको लंबे समय तक फील्ड पे कंसंट्रेशन के साथ में खड़े होने की कैपेसिटी वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी नजर, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं, हमें लगता है कि खिलाड़ी आउट है, हमें लगता है कि खिलाड़ी गॉट बिहाइंड हो रहा है, मगर अंपायर की नजर इतनी सटीक रहती है कि उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती और वो सही फैसला देता है। तो वैसे ही आपकी नजर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, पैनी नजर आपकी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको लंबे समय तक कंसंट्रेट करने की आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए। आपका कंसंट्रेशन हर बॉल के साथ में स्ट्रांग होना चाहिए, लूज होने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अंपायर को एक मल्टीटास्किंग पर्सन होना चाहिए। मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम एक साथ करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। क्यों? वो जो अंपायर है उसको हर एक बॉल पे नजर रखनी है, उसको हर बॉल के काउंट पे नजर रखनी है कि किस बॉलर ने कितने बॉलें फेंक चुका है, उसको उसी समय नो बॉल है कि नहीं, जूते की लाइन के अंदर जूता आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर नजर रखनी है। फिर वो सीधा दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, वो विकेट के ऊपर तो नहीं दौड़ रहा है, इसके ऊपर उसको नजर रखनी होती है। फिर उसको उसी समय पे बॉल के ऊपर क्या एक्शन बैट्समैन ने लिया उसके ऊपर नजर रखनी होती है। तो ये सारे काम एक अंपायर को एक ही समय पे करने होते हैं। तो ऐसे में उसकी मल्टीटास्किंग स्किल ही उसका साथ दे सकती है। कितनी बॉल है मैं तो भूल गया साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो फॉर एवरी बॉल यू हैव टू बी प्रिसाइज, योर काउंटिंग हैज टू बी प्रिसाइज। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। किस खिलाड़ी ने कहां गलती की है उसको उसी समय वार्न करना है। और इसके साथ ही साथ दो टीम्स में मतभेद हो जाते हैं तो झगड़े भी सुलझाने हैं। इसके साथ ही साथ यदि कोई फैसला डिस्प्यूटेबल है तो आपको लेग अंपायर के साथ में डिस्कस करना है और इसीलिए दोनों के कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, मेरी बात सामने वाले नहीं समझ पा रहे हैं। तो फॉर ऑल दैट रीजंस यू हैव टू बी 1 मल्टीटास्किंग एंड 2 यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन। इसके साथ ही साथ अंपायर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो शायद आप लोग को नहीं पता होता है। उसको हर मैच की रिपोर्ट और हर मैच की समरी बना के भी देनी होती है। यह भी मल्टीटास्किंग में एक हुनर उसके साथ में और जुड़ जाता है। उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। सो दैट्स व्हाई एन अंपायर हैज टू बी मल्टीटास्किंग इन नेचर। इसके साथ साथ अंपायर के अंदर एक और स्किल होनी चाहिए, वो है मैनेजिंग पीपल। एज आई सेड, टीम्स को बना के रखना, उनके अंदर सौहार्द बना के रखना। कभी कभी राइवलरी रहती है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत टाइम मैन हैंडलिंग की नौबत आ जाती है, बहुत टाइम लोग अंपायर से उलझ जाते हैं।
तो ऐसे में अंपायर को अपना कूल बना के रखना होता है और साथ ही साथ उसको सही फैसले भी देने होते हैं। सो ही शुड बी गुड एट मैनेजिंग पीपल। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी स्किल अंपायर के अंदर पाई जानी चाहिए। ये सब स्किल्स यदि आपके अंदर हैं तो आप अंपायरिंग में एक लंबा और एक सस्टेन्ड करियर, साथ ही साथ एक फ्रूटफुल करियर बना सकते हैं। तो अब हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि अंपायरिंग के लिए क्या लिस्ट होनी चाहिए, द लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस और अदर थिंग्स जो अंपायरिंग का करियर बनाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, आप अपने स्टेट क्रिकेट कंट्रोल जो एसोसिएशन है वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए और क्रिकेट गवर्निंग बॉडीज के साथ में आप ताल्लुकात बनाइए, वहां जाइए, जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनसे अपने आप को रजिस्टर कराइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, उन सब की लिस्ट जो क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी की वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगी। आप पत्र व्यवहार के थ्रू, आप टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू उनके साथ में लिंक बनाइए। और बहुत बार जो क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन जो होते हैं वो अपने स्टेट की लिस्ट जारी करते हैं कि हमें इतने अंपायर्स की जरूरत है और टाइम टू टाइम वो एग्जाम्स लेते रहते हैं। तो आप उन एग्जाम्स की जानकारी भी रखें, ये बहुत जरूरी है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये एक नीड बेस्ड एग्जाम है। ये जरूरी नहीं कि जैसे कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम है कि हर साल कंडक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये एक नीड बेस्ड एग्जाम है। तो जब जरूरत होगी किसी पर्टिकुलर क्रिकेट बोर्ड को, तब अपने सर्कुलर के थ्रू अपनी वैकेंसीज को जाहिर करेगा और उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट सेव करके रख सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स की जो क्रिकेट बोर्ड की लिस्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूं, जिसमें स्टेट का नाम है, एसोसिएशन का नाम है, जगह का नाम है और आपको वहां की वेबसाइट पे नजर आ रही है। आप इसको सेव करके संभाल के रख लीजिए। ये देखिए नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे। इनका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाला है। जो भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की लिस्ट आप सेव करके रख लीजिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो भी आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, जहां भी आप रहने वाले हैं, वहां के क्रिकेट बोर्ड के पास जाके आप संपर्क करें। ऐसा नहीं कि आप रहने वाले आंध्रा के हों और आप तेलंगाना के क्रिकेट बोर्ड में जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके आपस में भी हो सकता है फ्रिक्शंस हो और वो हो सकता है दूसरे के स्टेट के अंपायर को अपने यहाँ पे चांस ना दें। इसलिए आप अपने जहां भी आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वहां अप्लाई करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। इससे आपकी ट्रैवलिंग भी बचेगी। हो सकता है आपको बार बार किसी दूसरे स्टेट में जाना हो, तो पहली प्रेफरेंस आप अपने स्टेट को दीजिए। अंपायरिंग के जो करियर होता है उसमें कोई फिक्स शेड्यूल ऑफ वर्किंग नहीं होती है। आपको टाइम टू टाइम अलग अलग समय पे जब भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं आपको बुलाया जाता है और आप वहां पे जाके अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके मुताबिक वो आपको एक रेम्यूनरेशन देते हैं। तो जो भी क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन जो भी आपका स्टेट का है वहां से आप अपडेटेड रहिए और वहां पे जो है वहां की वेबसाइट से अपडेटेड रहिए कि टाइम टू टाइम कहां पे वैकेंसीज निकल रहे हैं और वहां पे अप्लाई करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप जो है, स्टेप 2, क्वालिफाइंग द अंपायर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ये 4 दिन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपको पहले 3 दिन जो होती है ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के साथ ही साथ आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए जाते हैं और उन वीडियोस के थ्रू आपको ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं जिसमें आपको अलग अलग क्रिकेट मूव्स को देखना और समझना होता है। तो ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद 4th डे पे एग्जाम होता है बेस्ड ऑन एमसीसी लॉज, यानी जो 42 लॉज ऑफ क्रिकेट है उसके बेसिस पे ये होता है। और ये जो एग्जाम होता है इसके 3 राउंड होते हैं। पहला थियोरी का राउंड होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल राउंड होता है, यानी आपको मैदान में सीखने का मौका दिया जाता है, और इसके बाद एक ओरल एग्जाम या एक वाइवा होता है जिसमें आपसे प्रश्न किए जाते हैं। आपको इन तीनों को इसमें सही तरीके से परफॉर्म करना होता है और इसके बाद आप एक सर्टिफाइड अंपायर विथ योर रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड, स्टेट क्रिकेट बोर्ड बन जाते हैं। स्टेप 3, इसके बाद आपको जो पार्टिसिपेट करना होता है मैचेस के अंदर
और वहां पे आपको के जो मैचेस होते हैं उसको जो गवर्निंग बॉडी होती है उन मैचेस को देख रही होती है, उसमें आपको परफॉर्म करना होता है। सो यू विल बी अलाउड एंड ऑथराइज टू पार्टिसिपेट इन द मैच, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। सो ड्यूरिंग दिस मैचेस इन एडिशन टू द डिसीजन मेकिंग एज एन अंपायर योर परफॉर्मेंस इज असेस्ड, आपकी परफॉर्मेंस की भी वो लोग जांच करते हैं और मैच के बाद आपकी जो रिपोर्ट्स रहती है वो उसको जज करते हैं और आपको आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते जाते हैं, जिससे आप उनके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं उनको पता लगता रहता है। यू मे नीड टू ऑफिशिएट एज एन अंपायर फॉर 2-3 years बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। यू मे बी रिक्वायर्ड टू टेक ईयरली रिफ्रेशर असेसमेंट। उनको लगता है कि नहीं आप परिपक्व नहीं हुए हैं तो आपको फिर से असेसमेंट दिया जाता है कि अब आप और सीखें, अब आप और सीखें, और लगता है कि अब आप मैच्योर हो गए हैं, तब फिर आपको वो रेकमेंड करते हैं कि आप बीसीसीआई का एग्जाम ले और उसके बाद बीसीसीआई का लेवल 1 एग्जाम आप क्रैक करें। तो फिर बीसीसीआई का लेवल 1 एग्जाम क्रैक हो जाता है, उसके बाद स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में आप बीसीसीआई का एग्जाम देते हैं और उसकी भी प्रोसेस ऑलमोस्ट वही होती है जो स्टेट बोर्ड एग्जाम की होती है। तो बीसीसीआई लेवल 1 के एग्जाम के अंदर भी वही चीजें हैं, पहले थ्योरी, इसके बाद प्रैक्टिकल्स और उसके बाद आपका वाइवा सिस्टम, और इसके बाद एक रिफ्रेशर कोर्स पहले होता था जो कि करीब 1 साल का एज ए ट्रेनी कोर्स होता था, मगर उसको अभी कुछ समय से उसको हटा लिया गया, यानी बीसीसीआई का लेवल 1 एग्जाम होने के बाद आप लेवल 2 एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। स्टेप 5, आप पास द बीसीसीआई लेवल 2 एग्जाम, आप इसको पास करते हैं। इसका जो फॉर्मेट या इसका स्ट्रक्चर वही पहले जैसे एग्जाम्स का ही होता है। लेवल 2 एग्जाम जो होता है उसमें 3 राउंड होते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, थियोरी, प्रैक्टिकल और ओरल वाइवा एग्जाम होता है, मगर हाँ टफनेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। वंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बीसीसीआई लेवल 2 एग्जाम, उसके बाद आप एक एम्पैनल्ड बीसीसीआई अंपायर बन जाते हैं। यहां से फिर रेस जो है आपकी बहुत ही इजी गोइंग हो जाती है, और यहां से जब आप एक बार बीसीसीआई के एम्पैनल्ड अंपायर बन जाते हैं तब बीसीसीआई आपको इनवाइट करता है अलग अलग जगह अपनी अंपायरिंग सर्विसेज देने के लिए, और उसके मुताबिक आप एक फीस चार्ज करते हैं। हाँ, आपकी जो फीस होती है मैं मानता हूं कि एज ए क्रिकेट प्लेयर जितनी फीस होती है उतनी नहीं होती, मगर क्रिकेट प्लेयर का क्या है, कभी भी निकाल दिया जाएगा, रखा जाएगा, कोई पता नहीं, लेकिन अंपायर वो तो बना रहेगा, इसलिए ये एक ज्यादा स्टेबल करियर हो सकता है। अंपायर्स को कितना पैसा मिलता है इसको आप देखें, जो आपको एक टेबल नजर आ रहा है, आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, इस पे आप देख सकते हैं जो टॉप अंपायर्स होते हैं उनको 40,000 रुपीज जो होता है टेस्ट क्रिकेट के लिए दिया जाता है, और टॉप अंपायर जो होते हैं T20 के लिए उनको 20,000 रुपीज, अदर अम्पैनल्ड अंपायर को 30,000 रुपीज, और अदर अम्पैनल्ड जो T20 अंपायर्स होते हैं उनको करीब 15,000 रुपए पर मैच दिया जाता है। तो ये नॉर्मल मैचेस के लिए हुआ है। इसके अलावा एक जो नॉन एम्पैनल्ड अंपायर होता है वो किसी मैच की 10 से 15,000 रुपए फीस आराम से चार्ज कर लेता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे मैचेस आज की डेट में इंडिया में और इंडिया के बाहर हो रहे हैं, T20 हमारे पास में है, बहुत सारे लीग मैचेस होते रहते हैं, बहुत सारे प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो अंपायर्स की जरूरत तो बनी ही रहेगी। तो इतना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं और एक सस्टेन करियर और एक सस्टेन ग्रोथ आप इसमें पा सकते हैं। In matches like T20, an umpire is paid anywhere between 15,000 to 20,000 depends on his level, और वो यदि एक से ज्यादा मैच एक दिन में है तो उससे ज्यादा पैसा भी वो कमा सकता है। जो एक इंटरनेशनल अंपायर होता है, जो आईसीसी का अंपायर होता है, उसकी सैलरी और उसके पर्क्स, उसकी पैकेजेस क्या होते हैं, देखिए आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। तो डेफिनेटली वो क्रिकेटर्स जितना हाई पेड तो नहीं होता है। I know that his earnings cannot be matched up with विराट कोहली's earning, मगर बहुत बढ़िया वो कमा सकता है। रफली डॉलर्स में इसमें पैसा मिलता है। न्यूली एम्पैनल्ड अंपायर जो होता है लगभग $35,000 पर ईयर जो है, और कभी कभी इससे ऊपर भी कमा सकता है, और एनीवेयर रेंज बिटवीन $35,000 to $45,000 इन अ ईयर। अब ये बेसिक उसकी एम्पैनलमेंट की फीस है, वो जो मैच में रेफरी मतलब अंपायरिंग करेगा उसका पैसा इसके अलावा है। सो दैट्स अ वेरी हैंडसम मनी, लेट मी टेल यू। तो आप इसमें बेशक बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं। एलीट एम्पायर्स जो होते हैं, जो आईसीसी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायर्स होते हैं, उनकी फीस जो है लगभग $80,000
जो है एनुअल फीस रहती है। टेस्ट मैच की फीस $10,000 और ओडीआई की फीस जो है $5,000। आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, होश उड़ जाएंगे। एंड T20 में $3,500 उसको पैसा मिलता है। और एक न्यूली एम्पैनल्ड अंपायर को 55,000 रुपए जो है एनुअल फीस, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है चार्ट, इसके मुताबिक उसको पैसा मिलता है। सो इट्स अ वेरी हैंडसम इनकम टू स्टार्ट योर करियर। सो हेयर्स योर अंपायरिंग फीस जो है यहां पे नजर आ रहा है कि कितना पैसा उनको मिलता है। एंड आईसीसी's elite panel umpire typically gets an officials about 8 to 10 मैचेस इन अ ईयर। लगभग 8 से 10 मैच पर प्रति वर्ष वो खेलते हैं, मतलब उसमें जजिंग करते हैं, अंपायरिंग करते हैं। तो इसके मुताबिक जो उनको फिक्स पे है और प्लस उनके जो फी है उसको आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो एलीट पैनल अंपायर जो है $1,15,000 से लेकर $1,40,000 एनुअली तक कमाते हैं। और ये कमाई यदि इंडियन करेंसी में देखें तो करोड़ों में होती है। सो इट्स अ गुड वे, आप इसमें करियर बनाएं और आप भी इतना हैंडसम कमाएं। और हाँ, बहुत ही सस्टेन ग्रोथ है, तो आप इसको जरूर सोचिए। इसके अलावा जब किसी पर्टिकुलर साल में जब वर्ल्ड कप जैसे मैचेस हैं तो अंपायर की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक से ज्यादा टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो अंपायर की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एलिट पैनल अंपायर जो होते हैं उनको बहुत सारे और पर्क्स, उनको 5 स्टार लग्जरी होटल्स में रुकना, वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रैवल जो प्लान्स हैं उनके अंदर वो ट्रैवल करते हैं। साल में छुट्टियों के वो हकदार होते हैं, जो कि पेड हॉलीडेज होती हैं उनके वो हकदार होते हैं। तो उनके जबरदस्त पर्क्स होते हैं। इसके अलावा जो आईसीसी की पार्टनर एयरलाइन है जैसे एमिरेट्स, उसमें वो ट्रैवल करने के हकदार होते हैं। तो ये सब पैसा अंपायर्स को मिलता है। इसके अलावा T20 के जो लीग मैचेस होते हैं जैसे आईपीएल मैचेस, यदि आप आईसीसी के लिस्टेड एम्पायर होंगे तो आपको आईपीएल के मैचेस को अंपायरिंग करने का आपको मौका मिलेगा। और इसमें भी आप मिनिमम $3,500 $3,500 से लेके और इससे ज्यादा भी आप मैच फीस ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी बहुत सारा पैसा अंपायर्स को भी देते हैं। सो आपकी अर्निंग्स कहीं रुकने वाली नहीं है, ये बात तो तय है। तो एज लिमिट क्या है, कितनी साल की उम्र तक आप अंपायरिंग कर सकते हैं? मिनिमम इसके लिए 18 वर्ष की आयु चाहिए। और बीसीसीआई लेवल 1 के एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम आयु जो होती है वो मतलब 40 इयर्स तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और बीसीसीआई लेवल 2 के एग्जाम देने के लिए आपकी मैक्सिमम एज जो है 45 इयर्स होनी चाहिए। रिटायरमेंट की एज जो है 55 इयर्स है। और ओडीआई से यदि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट से आपकी रिटायरमेंट एज जो है 58 इयर्स तक रखी गई है। रिटायरमेंट एज जो है वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट्स में 60 इयर्स मानी गई है। तो ये रिटायरमेंट एज इसमें रखी गई है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये अंपायरिंग के ऊपर ये जो वीडियो मैंने आपको जो जानकारी दी आपको बहुत पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा लो, कुछ नहीं जाता। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आप और भी करियर ऑप्शंस के बारे में मेरे से जानना चाहते हैं तो मुझे ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये मेरा फोन कॉल नंबर भी है। आप इससे मेरे को फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए मेरी वेबसाइट दी है, आप जरूरत पड़े तो मुझे काउंसिल फ्रेंड पे आप यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। ऐसे ही मजेदार वीडियोज में आपके बीच में लेके आता रहूंगा। सो तब तक एंजॉय, टेक केयर, चाओ।